हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रीति है और आपका बहुत-बहुत स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है लेट्स ब्रेक इट। कैसे हैं आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे और इस कोविड की सिचुएशन में सब अपना ध्यान रख रहे होंगे। ओके, तो हम जो है एनटीए नेट यूजीसी एनटीए नेट पेपर 1 की तैयारी यहाँ पर करते हैं हमारे इस चैनल पर जिसका नाम है लेट्स ब्रेक इट। और हम जो है क्या पढ़ रहे थे, रिसर्च एप्टीट्यूड हमने स्टार्ट किया है और हमने काफी सारे टॉपिक्स उस पर कर लिए हैं। जिसने भी नहीं देखे हैं प्लीज आप आफ्टर दिस वीडियो जाइए और देखिए। उसके अलावा मैं एक चीज और कहूंगी कि आप लोग यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं हमारे जो है लेट्स ब्रेक नेट जेआरएफ प्रीति विद प्रीति। तो ये जो हमारा चैनल है, टेलीग्राम चैनल है, आप यहाँ से भी जुड़िए जिससे कि आपको जो रेगुलर अपडेट्स हैं और पीडीएफ्स है रिलेटेड टू क्लास वो आपको मिलती रहेगी। आगे बढ़ते हैं और आज की क्लास हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि हम लास्ट जो है ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम यहाँ पर टॉप 20 यानी कि 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज देख रहे हैं जिसका जो फर्स्ट पार्ट है वो हमने कर लिया है, जिसके अंतर्गत हमने कितने टोटल 10 क्वेश्चंस हमने जो है कंप्लीट कर लिए थे। अब जो है बाकी के बचे हुए 10 क्वेश्चंस जो है हम आज पूरा करेंगे और वो भी फुल एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ेंगे, जिससे कि हमारा एक क्वेश्चन के साथ में मतलब हम करेंगे एक क्वेश्चन लेकिन वहां पर हमारे एटलीस्ट 4-5 से क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। तो इसीलिए क्लास को एंड तक देखिएगा और प्लीज शेयर जरूर कीजिएगा क्लास को, बिकॉज इससे बहुत मोटिवेशन मिलता है जब आप शेयर करेंगे और क्लास को पसंद करते हैं। तो अगर अच्छी लगती है तो जरूर शेयर कीजिए। चलिए चलते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ और जो है वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए, तो हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकतम निष्पादन परीक्षण का एक उदाहरण है। ये बहुत जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें कुछ शब्द हैं ऐसे जो हमें ध्यान देने वाले हैं। देखिए, रिसर्च एप्टीट्यूड एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर जो टर्म्स है यानी कि जो कीवर्ड्स हैं, जो टर्म्स है, जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं उन पर भी हमें फोकस करना होता है, क्योंकि शब्दों से ही कई बार अर्थ भी पूछ लिए जाते हैं। अब यहाँ पर वो पूछ रहा है कि अधिकतम निष्पादन परीक्षण, परीक्षण का मतलब तो हम जानते ही होंगे टेस्ट, और अधिकतम मतलब सबसे ज्यादा। अब बचा निष्पादन। निष्पादन का मतलब मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था, एक बार फिर से बता देते हैं। इसका अर्थ होता है जो भी हमने निश्चय किया है या फिर हमने नियम बनाए हैं उसके अनुसार उसके साथ जो है काम को करना या फिर पालन करके, नियमों का पालन करके उसको उस परीक्षण को पूरा करना। तो आपको यहां से ऑप्शन दिया गया है, पहला ऑप्शन है व्यक्तित्व परीक्षण किया जाता है। मतलब ये पूछ रहा है कौन सा अधिकतम निष्पादन परीक्षण का एक उदाहरण है। निष्पादन एक परीक्षण मतलब निष्पादन परीक्षण एक टेस्ट होता है, उसी में से इसके उसका जो एक उदाहरण में से कौन सा है आपको वो चूज करना है, यानी कि वो ऑप्शन बताना है। व्यक्तित्व परीक्षण, प्रक्षेपी व्यक्तित्व परीक्षण, अभिक्षमता परीक्षण, रुचि एवं अभिवृत्ति मापनी। अब इसके अंदर वैसे तो कुछ ऐसा खास समझाने वाला नहीं है, आपको डायरेक्ट ही आंसर होना चाहिए। इसका मतलब ये सीधा आंसर वाला है। तो मैं बताऊं अगर इसका आंसर, तो इसका आंसर है सी, यानी कि अभिक्षमता परीक्षण। क्या है इसका आंसर? अभिक्षमता। अभिक्षमता क्या होता है? एप्टीट्यूड। जैसे कि रिसर्च एप्टीट्यूड तो अनुसंधान अभिक्षमता। अभिक्षमता एक तरीके से योग्यता होती है, या फिर हम कह सकते हैं जो भी हम काम करने जा रहे हैं यानी कि उसको करने की योग्यता है या नहीं वो, ठीक है ना। तो ये अभिक्षमता टेस्ट होता है इसका। इसके अंतर्गत इसका किसका उदाहरण है? अधिकतम निष्पादन परीक्षण का ये एक उदाहरण है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन। आई होप सबने इसका आंसर किया होगा, नहीं भी किया होगा तो अब ये हमारा गलत दोबारा नहीं होना चाहिए, हमें ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं और हमारे अगले प्रश्न की तरफ, यानी कि प्रश्न संख्या 12। प्लीज जिसने भी शेयर नहीं किया है अभी आप शेयर कीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और क्वेश्चंस हमारे ये पीवाईक्यूज हम कर रहे हैं। पीवाईक्यूज इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं करना? ताकि आपको जो है जितना भी पीछे जितना काम हुआ है यानी कि जितने क्वेश्चंस हुए हैं वो हमें जो है प्रैक्टिस कर लेते हैं, क्योंकि हमेशा आप उठाकर देखिए जितने भी पीवाईक्यूज हम सारे करेंगे अब तक के जितने भी हुए हैं लास्ट ईयर्स में, उनमें आप एक चीज नोटिस कीजिएगा कि जो ऑप्शंस होते हैं उन्हीं में से अगला क्वेश्चन तैयार हो जाता है। तो इसलिए एक एक ऑप्शन को हम यहाँ पे डिटेल में समझेंगे। चलिए, तो प्रश्न संख्या 12, निम्नलिखित में से परीक्षण के किस प्रकार में विद्यार्थी, परीक्षण के कौन सा प्रकार है जिसमें विद्यार्थी के दूसरे विद्यार्थी के कार्य, यानी कि दो विद्यार्थी हैं, दो स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर हमारे पास, स्टूडेंट 1 और स्टूडेंट 2। तो ये दो विद्यार्थी हैं, विद्यार्थियों के कार्य निष्पादन के साथ परस्पर तुलना की जाती है। उनके कार्यों में क्या किया जाता है? तुलना की जाती है। ऐसा कौन सा परीक्षण है इनमें से जिसमें जो है क्या की जाती है? तुलना की जाती है। तो पहला है निकष संदर्भित परीक्षण, जिसका जो इंग्लिश में हम क्राइटेरियन रेफरेंस
टेस्ट बोल सकते हैं, नैदानिक परीक्षण यानी कि डायग्नोस्टिक टेस्ट, संकलनात्मक परीक्षण, उसके बाद है मानक संदर्भित परीक्षण यानी कि स्टैंडर्ड रेफरेंस टेस्ट, जो कि स्टैंडर्ड होता है, मानक होता है वो टेस्ट, या फिर निकष यानी कि क्राइटेरियन, एक क्राइटेरिया में यानी कि एक क्राइटेरिया में बंद हो, जो मतलब उसी के अंतर्गत हमें टेस्ट करना है वो इस तरीके का। और नैदानिक आप जानते हैं डायग्नोस्टिक होता है, डायग्नोस्ट कब होता है वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। चलिए तो आप मुझे बताइए इसमें से आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा डी, यानी कि मानक संदर्भित परीक्षण, स्टैंडर्ड रेफरेंस टेस्ट। किसमें होगा ये, यानी कि जब दो विद्यार्थियों के बीच में हमें उनके कार्य निष्पादन के साथ उनकी जो है परस्पर तुलना करनी होती है, यानी कि कंपैरिजन जब हम करेंगे दो स्टूडेंट्स के कार्यों के बीच में, तब हम कौन सा टेस्ट यूज करेंगे, कौन सा टेस्ट अपनाएंगे, स्टैंडर्ड रेफरेंस टेस्ट यानी कि मानक संदर्भित परीक्षण जो है हम वहां पर अपनाएंगे। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 13 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तो आप मार्क कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप कह सकते हैं इसको, बिकॉज इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपका आगे भी बन सकता है। क्या क्या है क्वेश्चन, निम्नलिखित सूची में से, ये आपको क्या दिया हुआ है, एक टेबल दी हुई है, एक सूची दी हुई है, ठीक है ना, में से उन प्रतिचयन विधियों की पहचान कीजिए जिन्हें असंभाव्यता प्रतिचयन, असंभाव्यता प्रतिचयन क्या है, नॉन प्रोबेबिलिटी, जो टेस्ट अभी हमने किया नहीं है, हम प्रोबेबिलिटी टेस्ट जो है करके आ चुके हैं लास्ट क्लास में, और अब हमारा नेक्स्ट वीडियो क्या होगा, असंभाव्यता परीक्षण यानी कि असंभाव्यता टेस्ट या फिर स्टडी के बारे में हम जो है पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आपको उसी पद्धति, असंभाव्यता पद्धति में जो जो टेस्ट जो प्रतिचयन प्रयोग किए जाते हैं, यानी कि जो प्रतिचयन होते हैं उसके अंतर्गत वो हमें यहाँ पे चूज करने हैं। अब मान लीजिए हमने चलिए असंभाव्यता नहीं पढ़ा है, एक बार को हम मान लेते हैं, लेकिन हमने संभाव्यता तो पढ़ा है, यानी कि प्रोबेबिलिटी टेस्ट तो पढ़ा है ना हमने। अगर प्रोबेबिलिटी टेस्ट आप लोग पढ़कर आए हैं तो वहां से हम क्या कर सकते हैं, इनमें से ऑप्शन में से हम प्रोबेबिलिटी टेस्ट वाले जितने भी ऑप्शन है यहाँ पर उन्हें हम क्या कर देंगे, ऑड वन आउट कर देंगे, यानी कि आउट कर देंगे, और बाकी सारे जो बचेंगे वो ऑटोमेटिकली असंभाव्य होंगे। चलिए पहला पढ़ते हैं, पहला ऑप्शन क्या है हमारे पास, सॉरी, सामान्यता यादृच्छिक प्रतिचयन यानी कि सिंपल रैंडम, उसके बाद है विमात्मक प्रतिचयन, स्नोबॉल प्रतिचयन, गुच्छ प्रतिचयन, कोटा प्रतिचयन, स्तरित प्रतिचयन। तो आई होप आपको नाम से ही याद आ जाने चाहिए कि हमने कौन कौन से वहां पढ़े थे और कौन कौन से हमने नहीं पढ़े, यानी कि प्रोबेबिलिटी टेस्ट में हमने कौन कौन से पढ़े थे। तो वो सारे जो है नॉन प्रोबेबिलिटी में तो आएंगे नहीं, तो इसीलिए हमें क्या करना है, उन सबको क्या कर देना है, हटा देना है, और जो बाकी बच जाएंगे वो हमारे ऑटोमेटिकली जो है किसके अंदर आ जाएंगे, असंभाव्यता प्रतिचयन के अंतर्गत आ जाएंगे। तो बताइए इसमें से क्या ऑप्शन होगा, क्या हमने वहां पे स्नोबॉल पढ़ा था, नहीं पढ़ा था, क्या हमने वहां पे कोटा पढ़ा था, नहीं पढ़ा था, तो यानी कि ऑप्शन सी और डी हो, मान लीजिए, चलो बाकी आपको ये विमात्मक आपको समझ नहीं आ रहा है, सिंपल रैंडम तो हमने प्रोबेबिलिटी में ही पढ़ा था, तो इसे तो हम बिल्कुल ही छोड़ देंगे, यानी कि ऑप्शन ए जिसमें आ रहा है, यानी कि ऑप्शन ए किस किस में आ रहा है, विकल्प देखेंगे अब हम, ऑप्शन ए हमारा यहाँ आ रहा है और ऑप्शन ए यहाँ आ रहा है, यानी कि ए और सी में आ रहा है, विकल्प ए और विकल्प सी में आ रहा है, तो हमारा ऑटोमेटिकली ये तो हट गया। उसके बाद हमें क्या देखना है, विकल्प सी, यानी कि हमें ऑप्शन सी और ऑप्शन ई को ढूंढना है। ऑप्शन सी और ई किस में है, डी वाले विकल्प में है, तो हम किसके साथ चले जाएंगे ऑटोमेटिकली, इसके साथ, यानी कि कौन कौन सा हो गया हमारा असंभाव्यता में, विमात्मक प्रतिचयन, स्नोबॉल प्रतिचयन और कोटा, बाकी का ये गुच्छ यानी कि क्लस्टर, स्तरित यानी कि स्ट्रेटाफाइड, और ये सिंपल रैंडम, ये हम कहाँ कर आए हैं, ये हम प्रोबेबिलिटी टेस्ट में यानी कि संभाव्यता प्रतिचयन में हम ये कर आए हैं, और बाकी के जो बचे हैं वो किस में है, असंभाव्यता में। तो यानी कि आंसर क्या हुआ हमारा, आंसर हुआ हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बी, सी और ई कौन कौन हो गया, विमात्मक, स्नोबॉल और कोटा सैंपलिंग। इन्हें हम डीपली पढ़ेंगे आने वाली नेक्स्ट क्लास में हमारी, ठीक है ना, कि क्या होते हैं और किस तरीके के इसके अंदर सैंपल कैसे चूज किए जाते हैं। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में हमने क्या पढ़ा था, प्रोबेबिलिटी टेस्ट को जैसे पढ़ा था वैसे ही हम नॉन प्रोबेबिलिटी टेस्ट को भी अच्छे से पढ़ेंगे। चलिए तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 14 यानी कि क्वेश्चन नंबर 14। यह अवधारणात्मक रूपरेखा जिसमें शोध आयोजित किया जाता है, ध्यान देने वाला क्वेश्चन है, शोध आयोजित कहाँ किया जाता है, यानी कि ऑर्गेनाइज प्रॉपर वे में उसको एक खाका जो तैयार करते हैं, मैंने आपको ये शब्द से ही आपको याद आ जाना चाहिए कि खाका शब्द मैंने कहाँ यूज किया था। चलिए ऑप्शन पर आते हैं, तो क्या कहलाती है वो, शोध का सारांश यानी कि समरी कहलाती है, शोध का अभिकल्प कहलाता है, परिकल्पना यानी कि हाइपोथेसिस कहलाती है, शोध का प्रतिमान कहलाता है। तो क्या होगा इसका आंसर, आई होप सबको पता होगा ये वाला, तो
ऑप्शन नंबर बी, यानी कि शोध की अभिकल्प, शोध का अभिकल्प कहलाता है जो हम खाका तैयार करते हैं, शोध आयोजित करते हैं जहां पर, वो क्या कहलाता है, रिसर्च डिजाइन कहलाता है हमारा। आंसर नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 पर आएंगे। सहसंबंध विश्लेषण की मुख्य विशेषता क्या प्राप्त करना है। सहसंबंध हमने पढ़ा था, कोरिलेशनल, क्या है ये, कोरिलेशनल, हमने पढ़ा था ये वाली कोरिलेशनल स्टडी के बारे में, कोरिलेशनल विधि के बारे में। तो आप लोग जो है जिसने भी नहीं पढ़ा है वो पिछली वीडियोस में जाकर देखेंगे, प्लेलिस्ट में जाकर हमारी। तो सहसंबंध विश्लेषण की मुख्य विशेषता क्या है, क्या पढ़ा था हमने इसके अंतर्गत, क्या ये चरों, चरों यानी कि वेरिएबल्स के बीच अंतर बताती है हमें, या फिर चरों के बीच भिन्नता बताती है, चरों के बीच सहचर्य बताती है, सहचर्य यानी कि उनका आपसी संबंध, को रिलेशनल, नाम से ही आपको पता चल जाना चाहिए, चरों के बीच प्रतिगमन कहला जो है करना बताती है, हमें प्राप्त होता है हमें, क्या इसमें से ऑप्शन में होगा। तो इसका आंसर होगा हमारा क्या, चरों के बीच सहचर्य, यानी कि वेरिएबल्स के बीच क्या रिलेशन है दोनों के बीच। जैसे हमने एग्जांपल लिया था स्मोकिंग का, यानी कि जो इंसान स्मोकिंग करता है उसको क्या होगा, उसको कैंसर होने की संभावना होगी। तो यहाँ पर स्मोकिंग और कैंसर का आपस में क्या हो गया, संबंध हो गया। लेकिन ये कारण हम यहाँ पर नहीं वो कर सकते कि जो इंसान स्मोकिंग करेगा उससे ही कैंसर, इसलिए कैंसर हुआ है, नहीं। लेकिन इन दोनों का आपसी संबंध तो है, यानी कि स्मोकिंग और कैंसर का आपस में संबंध तो है ना। तो वही संबंध जो बताता है हमें, कौन बताता है, सहसंबंध विश्लेषण, यानी कि कोरिलेशनल एनालाइजिंग जब हम करते हैं तब वो हमें क्या बताता है, चरों के बीच सहचर्य का जो है, क्या उनके बीच में सहचर्य है वो हमें बताता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ऑप्शन सी हो गया हमारा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 16 पर आएंगे। आई होप आप इंजॉय कर रहे होंगे, और अगर आपका कोई सजेशन है तो प्लीज मुझे जरूर दीजिएगा कि आप ऐसा चाहते हैं वीडियो में या ऐसा कुछ चाहते हैं। ठीक है, चलिए। शोध में विश्वसनीयता, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शोध में विश्वसनीयता मापन हम करके आए हैं, रिलायबिलिटी टेस्ट के बारे में बात हो रही है। शोध या रिसर्च में जो है रिलायबिलिटी टेस्ट की जो प्रक्रिया होती है, विश्वसनीयता मापन प्रक्रिया की गुणवत्ता है जो प्रदान करती है। अगर मान लीजिए किसी शोध में जो है विश्वसनीयता मापन की प्रक्रिया की जो है मतलब मापन की प्रक्रिया की वह गुणवत्ता है जो क्या प्रदान करती है हमें। अगर किसी मान लीजिए कि शोध में विश्वसनीयता है, वो रिलायबल है अगर, तो वो हमें क्या प्रदान करती है, अगर वो रिलायबल है तो हमें क्या प्रदान करती है, आवृत्ति परक और परिशुद्धता, आवृत्ति परकता और परिशुद्धता, समयनिष्ठता और परिशुद्धता, परिशुद्धता और गति, गति और आवृत्ति परकता, आवृत्ति परकता। आई होप आपको याद होगा। मैं थोड़ा सा और बता देती हूँ इसके बारे में कि विश्वसनीयता क्या मतलब, कि जो रिलायबल हो, यानी कि हर बार जब भी हम मान लीजिए कोई टेस्ट हमने किया, जैसे कि हमने एग्जांपल लिया था, एक वेटिंग मशीन है, मैं उस पर या फिर कोई व्यक्ति उस पर अपना वेट कर रहा है, अपना वेट तोल रहा है, तो उसका 60 जो है वेट आ रहा है, और वो हर बार 60 ही आ रहा है। मतलब कि उसने एक बार किया तो 60 आया, उसने एक बार किया तो 60 आया, उसने दूसरी बार किया तब भी 60 आया, उसने तीसरी बार किया तब भी 60 आया। यानी कि ये मशीन कैसी है, रिलायबल है। अगर वो एक ही समय पर 3 बार टेस्ट कर लेगा, सॉरी 3 बार अगर वो ये वजन कर लेगा, अपना अपना वेट कर लेगा, और उसका जो वेट है वो बराबर ही आता है, यानी कि ऐसा ना हो कि वो कम ज्यादा हो जाए। अगर मशीन खराब होगी तब तो वो हमारा कम ज्यादा दिखाएगी। लेकिन अगर वो एक समय पर एक ही दिखा रहा है, मतलब हर बार समय पर वही दिखा रहा है, तो क्या होता है, वो रिलायबल माना जाता है। यानी कि वो जो टेस्ट हो रहा है वो कैसा है, रिलायबल है, विश्वास, उस पर हम विश्वास कर सकते हैं। तो वो हमें क्या प्रदान करती है, एक तो आवृत्ति, इससे आपको समझ में आ गया होगा, यानी कि एक बार किया, दो बार किया, तीसरी बार किया, मतलब अगर जितनी बार भी करें हम, यानी कि अगर विश्वसनीयता मापन प्रक्रिया की गुणवत्ता क्या प्रदान करती है हमें, आवृत्ति परकता प्रदान करती है, यानी कि रिपीटेडली हम उसे करते जाए तब भी हमारा जो आंसर है वो बदले ना। और दूसरा परिशुद्धता, वो शुद्ध भी होना चाहिए। अब वो शुद्धता कैसे आएगी, वो आएगी वैलिडिटी से। अब वो वैलिडिटी कैसे आएगी, तो वैलिडिटी से इस प्रकार आएगी, अगर मशीन एकदम ठीक है, मान लीजिए मशीन ठीक है, तभी जो है 60 को हम मानेंगे। लेकिन अगर मान लो मशीन में ही खराबी हो, मशीन ही हर बार गलत दिखा रही हो और यही सेम दिखा रही हो, तब जो है वो रिलायबल नहीं हो पाएगा। तो इसलिए परिशुद्धता होना और आवृत्ति परकता, ये जो है क्या है, इसकी गुण है, और ये हमें प्रदान करती है क्या, विश्वसनीयता मापन प्रक्रिया हमें प्रदान करती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हुआ, ऑप्शन नंबर ए, आवृत्ति परकता और परिशुद्धता। प्रश्न संख्या 17, प्रायोगिक अध्ययन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। प्रायोगिक अध्ययन यानी कि पायलट स्टडी को किस अन्य रूप में भी जाना जाता है। पायलट स्टडी इंग्लिश में बोला जाता है, इसका एक नाम और आप जान लीजिए। मान लीजिए इस बार पायलट स्टडी पूछा गया है, तो अगली बार आपसे दूसरा नाम भी पूछ के सकता है। तो इसका एक और नाम है फिजिबिलिटी स्टडी।
इंग्लिश में इसे एक नाम और से पुकारते हैं जो कि क्या है, फिजिबिलिटी स्टडी। तो क्वेश्चन है हमारे पास, क्या क्वेश्चन है हमारे पास, मतलब किस और नाम से पुकारते हैं। तो आप ऑप्शन देखिए, क्या है ऑप्शन हमारे पास, विजिबिलिटी, एक सेकेंड, फिजिबिलिटी, ये फिजिबिलिटी स्टडी। तो ये एक और नाम से, एक तो पायलट स्टडी हुआ और दूसरा हुआ हमारा फिजिबिलिटी स्टडी। इसको हम और किस नाम से जो है पुकारते हैं, यानी कि हिंदी में इसे प्रायोगिक अध्ययन भी बोलते हैं। और क्या कहा जाता है, वर्णनात्मक अध्ययन, व्यवहार्यता अध्ययन, सहसंबंधात्मक अध्ययन या फिर व्याख्यात्मक अध्ययन। तो इसका आंसर हम सीधे ही कर लेते हैं, क्योंकि ये कोई मतलब कॉन्सेप्ट नहीं है समझने के लिए, ये हमें सीधा सीधा याद रखना होगा। तो क्या है, व्यवहार्यता अध्ययन, यानी कि इसे क्या कहा जाता है, व्यवहार्यता अध्ययन भी कहा जाता है। प्रायोगिक अध्ययन, व्यवहार्यता अध्ययन। और इंग्लिश में हमने क्या पढ़ा, पायलट स्टडी एंड फिजिबिलिटी स्टडी। दोनों ही नाम अच्छे से याद रखने हैं। ये आपके पीवाईक्यूज है, तो और भी हो सकता है नाम चेंज करके आपसे दोबारा भी पूछ लिए जाए। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 18, विचारावेश प्रक्रिया यानी कि ब्रेनस्टॉर्मिंग। सभी जानते होंगे ये क्या होता है, ब्रेनस्टॉर्मिंग को एक विधि के रूप में किसके लिए प्रयुक्त किया जा सकता है। यानी कि हम कब जो है ब्रेनस्टॉर्मिंग, यानी कि आप मान लीजिए एक टीचर है, तो आप कब ब्रेनस्टॉर्मिंग जो है अपने स्टूडेंट्स के लिए अपनाएंगे, या फिर एक विधि के रूप में किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो ऑप्शन है हमारे पास, लीक से हटकर चिंतन यानी कि आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग, यानी कि बाहर जाकर सोचना और ज्यादा, सुसंगत चिंतन, रुचि के क्षेत्र में नए विचारों को उत्पन्न करना, आलोचनात्मक चिंतन। अब बताइए मुझे आप, ब्रेनस्टॉर्मिंग कब होगी, क्या हम आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग करेंगे तब तो ये बहुत ज्यादा हो जाएगा, मतलब ये अलग हो गया। चलो, सुसंगत यानी कि जब जैसा है सामने से वैसा हम सोच रहे हैं मिलान करके। तीसरा ऑप्शन है रुचि के क्षेत्र में नए विचारों का। नए विचार कब पनपते हैं, जब हम दिमाग में क्या करते हैं, उसमें थॉट करते हैं, थिंकिंग करते हैं रिपीटेडली, और क्या होता है, हमारा ब्रेन स्टॉर्मिंग होती है। क्या होता है, हमारी ब्रेन स्टॉर्मिंग होती है। तो यहां पर ऑप्शन क्या होगा, सी, रुचि के क्षेत्र में नए विचारों का उत्पन्न करना। यही क्या है, ब्रेन स्टॉर्मिंग है। और जब ब्रेन स्टॉर्मिंग का यूज हम तभी करते हैं। अब देखिए, मान लीजिए एग्जांपल कि आपका एक, जैसे कि मेरा इंटरेस्ट है या मेरी रुचि है कि जो मैंने पढ़ा है, यानी कि जो मैंने जेआरएफ होने के लिए पढ़ा था, जैसे पढ़ा था, जिस स्ट्रेटेजी के साथ पढ़ा था, वो मैं आपको दूं। तो ये पर इसके लिए मुझे क्या करना पड़ता है, हर दिन पे जब भी वीडियो बनाना होता है तो मैं सोचती हूँ कि मैं क्या चीज ऐसी ऐड करूं। तो क्या होता है, ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है। तो रुचि के क्षेत्र में, ये मेरा रुचि का क्षेत्र है, उसमें मैं क्या करती हूँ, नए नए विचारों का, न्यू न्यू थॉट्स का क्या कर लेती हूँ, उसमें उत्पन्न करना। नए, कभी मुझे आता है कि चलो अब मैं इनको पीवाईक्यूज करा दूं, अब ये वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है तो मैं ये कराऊं, आगे भी ऐसे सोचा जाएगा। तो ये कब काम कैसे होता है, ये किसकी विधि है, ब्रेनस्टॉर्मिंग की। तो आई होप क्लियर होगा। ऑप्शन सी इसका आंसर हुआ। आगे, प्रश्न संख्या 19, निम्नलिखित में से शोध के लिए किस प्रकार में शिक्षण संबंधी सक्षमता के संवर्धन की संभाव्यता होती है। ये तो क्वेश्चन देखते ही आपको आंसर आ जाना चाहिए, बहुत इजी है। शोध के लिए किस प्रकार में, कौन सा, इनमें ये ऑप्शन दिए जो, इनमें से कौन सा जो है वो शिक्षण संबंधी यानी कि एजुकेशनल जो है एरिया में शिक्षण संबंधी सक्षमता के संवर्धन की संभाव्यता होती है। कौन सा प्रकार है, मौलिक, व्यवहारिक शोध, या फिर प्रभाव आंकलन शोध, या फिर क्रियात्मक शोध। तो इसका आंसर तो आपको पता ही है क्या है, क्रियात्मक शोध यानी कि एक्शन रिसर्च। ये हम बहुत बार करके आ चुके हैं। एक्शन रिसर्च कब काम में आती है, जब हमें शिक्षा के क्षेत्र में कोई कार्य करना होता है, यानी कि कोई समस्या का समाधान करना होता है तब। तो यहाँ पर आपको कीवर्ड ही मिल गया, शिक्षण संबंधी सक्षमता के। तो यहाँ से हमारा डायरेक्ट आंसर आ गया। इसके बाद हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी। फिश बॉल ड्रॉ किसकी एक विधि है, इसके बारे में हम पिछली क्लास में चर्चा कर आए थे। फिश बॉल मैंने आपको एक बड़ी अच्छी सी जीआईएफ भी दिखाई थी, जिसके अंदर एक बाउल था, उसके अंदर एक येलो और ग्रीन कलर की बॉल्स थी, उसको क्या करा गया था, मिक्स कर दिया गया था। और मिक्स करके क्या करना था, ये क्या, किस टाइप की गेम होती है, फिश बॉल ड्रॉ, या फिर इस तरीके के बाउल में जो है रख दिया काफी सारी अलग अलग चीजें, और उनकी बाहर निकलने की जो मतलब अगर मान लो हमें कोई बॉल बाहर निकालनी है, तो उसकी दोनों की जो प्रोबेबिलिटी है वो समान होगी। तो ये पहले तो समझ में आ ही गया होगा आपको कि ये किसका है, किसका एग्जाम्पल है, कौन सी विधि का एग्जाम्पल है। तो ये प्रोबेबिलिटी जो है उसका जो है एग्जाम्पल है, मतलब उसी की विधि का एग्जाम्पल है। अब इनमें से कौन सी वो विधि है, स्वतंत्र प्रतिदर्श चयन,
संरचित प्रतिदर्श चयन, अयादृच्छिक प्रतिदर्श चयन या फिर यादृच्छिक प्रतिदर्श चयन। तो किसमें होगा ये? रैंडम में होगा, तो यादृच्छिक प्रतिदर्श चयन यानी कि सिंपल रैंडम सैंपलिंग में हम ऐसा वाला जो है इस विधि का प्रयोग हम करते हैं। कैसा कि एक बाउल ले लिया, बाउल में मिक्स करके हमने बॉल्स, टॉयज या कुछ ऐसा डाल दिया। जब मान लो हम गेम खेलते थे बचपन में, तो कैसे खेलते थे कि जिसकी चिट निकलेगी उसका जो है उसको जो है परफॉर्म करना होगा या कुछ ऐसा करना होगा, तो मिक्स करके चिट में डांस, सिंगिंग ऐसा करके डाल देते थे और फिर उसमें से कोई भी एक चिट बाहर निकाल के और फिर उसको पढ़ के बताते थे कि ये जो व्यक्ति है ये पर्सन है वो ये वाला परफॉर्म करने वाला है या फिर ये वाला टास्क पूरा करेगा। तो ये किस तरीके की विधि होती थी? सिंपल रैंडम सैंपलिंग। और ये किसका हिस्सा है? प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग का ही एक हिस्सा है। तो ये है हमारा आज का कंप्लीट 20 क्वेश्चन, यानी कि हमने लास्ट वीडियो में 10 किए थे और अब हम 10 कर चुके हैं, तो टोटल हुए हमारे 20 क्वेश्चंस हम कंप्लीट कर चुके हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, बिकॉज इससे मेरा जो मोटिव है कि मैं आप तक ही सब पहुंचाऊं और हिंदी में पहुंचाऊं, तो वो जो है तभी पूरा होगा जब आप वीडियो को शेयर करेंगे। अगर अच्छी लगती है तो प्लीज इसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपके पास रेगुलर अपडेट्स पहुंचते रहे, और टेलीग्राम चैनल के साथ भी जुड़िए। ओके, सो वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।